वेलकम टू श्री राम कॉमर्स। आज हम हाजिर हैं दोस्तों आपके लिए 10 मिनट में ऐसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके 2021 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान करिएगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। थोड़ा सा जो हमारा पार्ट है ना, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जो लेसन, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और नहीं भी है ना तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आप समझ जाइएगा इन जनरली वे, इन साधारण शब्दों में आप प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दे सकते हैं। तो देखते रहिए। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाते में दो अंतर बताइए। तो प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता जो है, आपको पता होगा कि दोनों जो है गैर व्यापारिक संस्था के लिए के द्वारा तैयार होता है। अंतर क्या है? तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो वास्तविक खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो रियल अकाउंट है और आय व्यय खाता जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये नाम मात्र का खाता है। ये पहला खाता है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है इसमें सभी प्रकार के आय व्ययों का लेखा होता है, चाहे वो पूंजीगत हो या आयगत हो, सभी प्रकार के आय और व्ययों का इसमें लेखा होता है। जबकि आय व्यय खाता में केवल आयगत आय व्ययों का लेखा होता है। ये दोनों प्रमुख अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूंजी कोष क्या है? व्हाट इज कैपिटल फंड? पूंजी कोष जो है इसका संबंध भी गैर व्यापारिक संस्था से ही है। तो पूंजी कोष का मतलब होता है कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। लिखने के शब्दों में अगर आप लिखेंगे तो पूंजी कोष का अर्थ गैर व्यापारिक संस्था में कुल संपत्तियों का कुल दायित्व पर अधिक, कुल संपत्तियों का कुल दायित्व पर अधिक ही कैपिटल फंड कहलाता है। यह गैर व्यापारिक संस्था से संबंधित मद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साझेदारी के आवश्यक तत्व बताइए। तो साझेदारी के आवश्यक तत्वों में लिखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गया, उनके बीच समझौते का होना, वैधानिक व्यवसाय का होना यानी अनुबंध का होना, संलेख का होना, ये सारा चीज लिख दीजिएगा ये साझेदारी के आवश्यक तत्वों में। अब साझेदारी से क्या आशय है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर लाभ हानि के बंटवारे के लिए किसी व्यवसाय को करते हैं तो ऐसी व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों द्वारा किसी व्यवसाय को किया जाना और उससे संबंधित लाभ हानि का आपस में बंटवारा किया जाना ही साझेदारी कहलाता है। अब साझेदारी संलेख के न होने की स्थिति में साझेदारी अधिनियम में किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये कि अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो साझेदारों के बीच तो साझेदारी अधिनियम के क्या प्रावधान होते हैं? तो इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। ये है कि साझेदारी संलेख नहीं होगा तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा। साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिए जाएंगे। और भी प्रावधान है कि साझेदारों के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऋण पर 6% के दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और आहरण नहीं दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज भी नहीं लगेगा। मतलब आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा, पूंजी पर नहीं दिया जाएगा, केवल ऋण पर 6% के दर से, वार्षिकी दर से ब्याज दिया जाएगा। लाभों का बंटवारा बराबर होता है। ये सारे प्रावधान लागू होते हैं संलेख के अभाव में। ख्याति के मूल्यांकन के विधि 3 प्रमुख विधि हैं, एकदम याद रखना ही है आपको। 3 विधि में है औसत लाभ विधि, ये उन्हीं रहा बना, औसत लाभ विधि है, अधिलाभ विधि है, सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हम कहते हैं अधिलाभ विधि है, और पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 प्रमुख मेथड हैं ख्याति के मूल्यांकन के। अब चलिए, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो लिखिएगा, सामान्य लाभ पर एवरेज सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ पर औसत लाभ का जो अधिक है वही जो है अधिलाभ कहलाता है। यानी सामान्य लाभ से जो अधिक लाभ होता है उसी को हम अधिलाभ कहते हैं। 2 परिस्थितियां बतलाइए जिसमें समानता ख्याति के समायोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थितियां होती है साझेदारों का प्रवेश करना, साझेदारों का अवकाश ग्रहण, साझेदारों का मृत्यु। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? तो साझेदारी फर्म में जब उसका पुनर्गठन होता है फर्म का, तो उस समय ये खाता तैयार होता है जिसमें संपत्तियों के बढ़े हुए और घटे हुए मूल्य तथा दायित्वों के घटे हुए और बढ़े हुए मूल्य को लिखा जाता है। उससे जो लाभ हानि होता है उसको साझेदार द्वारा बांट लिए जाते हैं। यानी संपत्तियों के वृद्धि और कमी, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि और कमी से होने वाले लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार करते हैं उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अब है लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि आप जानते होंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब कि लाभ का वह हिस्सा जो रिटायर्ड होने वाले साझेदार या फिर मृत साझेदार
बचे हुए साधारणों के हित में त्याग करते हैं, उसी को हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात में दो अंतर बताइए। तो लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है जो वर्तमान साधारणों को मिलता है, त्याग अनुपात वह अनुपात है जो वर्तमान साधारण नए साधारण को देते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है न्यू रेशियो घटाओ ओल्ड रेशियो, और त्याग अनुपात होता है ओल्ड रेशियो घटाओ न्यू रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश और मृत्यु के समय होता है, जबकि त्याग अनुपात की गणना प्रवेश के समय होता है। ये दोनों में अंतर है। अब है तुलनात्मक वित्तीय विवरण के लाभ बताइए। तुलनात्मक वित्तीय विवरण कौन से चैप्टर से संबंधित है? तो ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण से संबंधित है। इसमें हम करते क्या है, मतलब इसके लाभ में लिखिएगा तुलनात्मक वित्तीय विवरण जो है दो वर्षों की तुलना को देता है, यानी हम विभिन्न मदों की तुलना कर सकते हैं और उससे संबंधित विभिन्न निर्णय ले सकते हैं। ये उसके लाभ हैं। लाभदायकता अनुपात क्या है? प्रमुख 4 प्रकार के अनुपात हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और एक्टिविटी रेशियो, जिसमें लाभदायकता अनुपात जो है विभिन्न प्रकार के लाभों का अनुपात बताने वाला होता है। अब है आय विवरण क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से संबंधित 2 खाते होते हैं, एक तो पीएल अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि वित्तीय विवरण का यह पहला भाग होता है जिसमें 2 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। उसके बाद है प्रविवरण को स्पष्ट करें। तो प्रविवरण का संबंध अंशों के जारी से है। यह एक आमंत्रण पत्र होता है जो आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस एक आमंत्रण पत्र होता है जो अंश खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रित करता है। इस तरह से आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन बहुत भारी होता नहीं है, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलें और क्वेश्चनों को लिखने का थोड़ा सा प्रयास करें तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मैं लगातार आपको देता रहूँगा। आप देखते रहिए और सीखते रहिए और आई होप कि आप परीक्षा में अच्छा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। थैंक यू।